Some students to part that is ionic equilibrium. बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे शुरू करने हम जाएंगे। मैं आपको ब्रीफ रिव्यूज़ देता हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम के यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बेटा। जैसे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम हम जब पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसमें सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जनरली अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे हम देखेंगे, ये दो प्रकार के होंगे यहाँ पे। एक को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको हम बोलेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको हम बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जिसमें जो आयोनाइजेशन होगी या डिसोसिएशन होगी वो कंप्लीट होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन। यानी कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, 1 के बराबर। यानी कि ये 100% आयोनाइजेबल होता है। वाला जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये 100% आयोनाइजेबल नहीं होता या डिसोसिएट 100% नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। यानी कि अल्फा जो होता है लेस देन 1 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट 100% आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ फार्मूलाज हम लेंगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जितने भी साल्ट्स की हम बात करेंगे, जैसे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस के जितने भी साल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। वेराज अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जैसे वीक एसिड्स, वीक बेसिस और स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट्स। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूंगा AgCl की या बैरियम सल्फेट। ना यहाँ पे एक बात आ गई, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे उससे। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होते हैं, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, हम उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए और कितने मोल्स हमने लिए थे। तो सिंपली हम बोलेंगे अल्फा विल बी इक्वलेंट, इसको रिप्रेजेंट हम अल्फा के साथ करते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। अब ये वैल्यू जो अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये किस पे डिपेंड होता है, मतलब कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जिस पे ये डिपेंड है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे।
अगर हम सॉल्वेंट लेंगे, सपोज हम एथेनॉल लेंगे और वाटर लेंगे, वाटर और एथेनॉल में डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है बेटा, वाटर में ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे और अल्कोहल में डालेंगे, तो वो जो वाटर में जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा एज कम्पेयर टू इन अल्कोहल। वाई सो? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड होता है, जिसका ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें ज़्यादा डिसोसिएशन होगी। तीसरी बात है डाइल्यूशन। अगर सपोज आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे, यू नो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट फुली डिसोसिएटेड, मगर उसमें आप क्या करोगे? डाइल्यूशन करोगे, यानी कि उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा सॉल्वेंट डालोगे। तो ज़्यादा सॉल्वेंट डालने से क्या होगा बेटा? जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा ये पूरा डिसोसिएट होगा, और इसको एक लॉ के साथ हम जोड़ते हैं, दैट वी कॉल्ड एज ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ से हम जोड़ते हैं बेटा इसको। यानी कि ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या हमें बोलता है बेटा यहाँ पे? यानी कि अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, यानी कि इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम करेंगे, क्या करेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज़्यादा हम उसमें डाइल्यूशन करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी बढ़ जाएगी, और उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। फोर्थ पॉइंट जिस पे डिपेंड है वो है टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी, जितना आप टेम्परेचर कम करोगे उतनी यहाँ पे क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आया, दैट वी कॉल्ड एज ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इसको ब्रीफली मैं बताऊंगा बेटा। यहाँ पे ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन क्या बोलता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolytes is inversely proportional to square root of concentration, is inversely proportional to square root of concentration. Square root of concentration of electrolyte. But directly proportional to square root of dilution. और उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो सपोज अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लूँ ए बी, इट रिवर्सिबली गिव्स ए प्लस बी नेगेटिव। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0, इसकी सी है, ये 0 और ये 0 होगा। सो एट इक्विलिब्रियम मैं लिखूँगा टी इक्विलिब्रियम, दिस विल बी सी 1 माइनस अल्फ़ा, ये होगा बेटा सी अल्फ़ा के बराबर और ये सी अल्फ़ा के बराबर होगा। यू नो दैट थिंग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम लेंगे, दैट विल बी सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन सी 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा। सो अगर यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, इट इज़ सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, इट इज़ सी 1 माइनस अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। दिस इज द रिलेशन विच यू मस्ट नो। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, और इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इस तरीके से हम निकालते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेते हैं बेटा? 1 माइनस अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि
Alpha is degree of dissociation, and for weak electrolyte alpha is much less than 1. So 1 minus alpha will be neglected here. So it is K equilibrium will be equivalent to C alpha square. So alpha square will be equivalent to under root of, sorry, it is alpha square. Alpha square will be equivalent to K equilibrium upon C. So alpha किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम अपॉन C. ये है बेटा, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये क्वेश्चंस के काम आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास ये। चलो बेटा आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू मीन्स सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूलाज से हम यहाँ पे जानते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और साल्ट्स क्या होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करें। यू नो वी हैव डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। फर्स्ट वन इज आर्हीनेस कंसेप्ट। आर्हीनेस कंसेप्ट में क्या है, जो सबस्टेंस H पॉजिटिव आइंस देता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और जो OH नेगेटिव आइंस देता है उनको हम बेसिस बोलते हैं। पहली बात तो ये। मगर यहाँ पे क्या होता है बेटा, मीडियम जो एक्वस मीडियम लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे एसिड्स की ही बात करेंगे, इसमें मोनो बेसिक एसिड होगा, इसमें डाई बेसिक एसिड होगा, इसमें ट्राई बेसिक एसिड होगा। मोनो बेसिक एसिड में क्या होता है, ये एक ही H पॉजिटिव देगा, डाई बेसिक में 2 H पॉजिटिव और ट्राई में 3 H पॉजिटिव। सिंपल याद रखना बेटा। जैसे मोनो बेसिक एसिड में हम लेंगे HNO3, HClO4, डाई बेसिक में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे बेटा, या ट्राई बेसिक में H3PO4 लेंगे बेटा, ठीक है। एक एक्सेप्शन बताऊंगा बेटा यहाँ पे, ये आप लोगों ने जाना भी होगा क्लास 11th में ही। एक्सेप्शन एक है बेटा H3BO3, जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। लग तो रहा है ये बोरिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड होगा, बट ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, और न ही ये आर्हीनियस एसिड है, नॉट आर्हीनियस एसिड। ये आर्हीनियस एसिड भी नहीं है बेटा, तो याद रखना बेटा, क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो है H3BO3 एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसकी वजह से ये एसिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिव्स एसिड बोलते हैं बेटा। Similarly, we have bases, what we call as arginous bases. Arginous bases होते हैं जो OH नेगेटिव आइंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी मोनो एसिडिक बेस है, जैसे कि मोनो एसिडिक बेस लूँगा, मोनो एसिडिक बेस जैसे NaOH है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें भी दूसरा दैट वी कॉल ए डाई एसिडिक बेस, जो 2 OH नेगेटिव देगा, जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, या हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। तो ये हमारे पास है कौन से एसिड्स, आर्हीनियस एसिड्स एंड आर्हीनियस बेसिस हमारे पास है। दूसरा कंसेप्ट जिससे हम यहाँ पे एसिड बेस कैरेक्टर लेते हैं, दैट वी कॉल एज ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट। ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट में क्या होता है बेटा, इसमें होता है कि जो H पॉजिटिव डोनर होगा उसको हम एसिड बोलते हैं, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा उसको हम बेस बोलते हैं। ये सिंपल। और इसी में क्या बनते हैं बेटा, एसिड बेस कंजुगेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, कंजुगेट एसिड
बेस पेयर्स। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एसिड लूँगा HX और इसके साथ बेस B डालूंगा बेटा, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, ये देगा X नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव। क्या देगा? BH पॉजिटिव लिखो या BH में यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा बेटा। अब यहाँ पे अगर ये एसिड होगा, ये तो बेस है, ये जो इसका होगा बेटा, ये उसका कंजुगेट होगा, दिस वी कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड। और ये क्या होगी बेटा? इसकी कंजुगेट बेस। ये होगा, वी कॉल इट एज कंजुगेट बेस, हम उसको बोलेंगे बेटा, व्हाट वी कॉल इट एज कंजुगेट बेस। तो ये क्या बनाता है बेटा? एसिड बेस कंजुगेट पेयर। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, HCl प्लस वाटर, इट विल गिव अस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बेटा अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये एसिड है, ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। मीन्स ये एसिड, ये इसका कंजुगेट बेस कौन सी बन गई बेटा? ये इसकी कंजुगेट बेस है, और ये बेस, ये इसका कंजुगेट एसिड। तो एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स यहाँ पे बनते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं एसिड और दूसरे को हम बोलते हैं बेस बोलते हैं बेटा। एक याद रखना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल Arrhenius acids are Bronsted Lowry acids, but all Arrhenius bases are not Bronsted Lowry bases। तो ये रहा कौन सा कंसेप्ट। अब आएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट वी कॉल लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेविस कंसेप्ट में क्या है बेटा? सिंपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। लेविस कंसेप्ट में क्या होता है कि एसिड वो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो सिंपल याद रखना बेटा, वहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड डोनर की हम बात करते हैं। किसमें? लेविस कंसेप्ट। तो बेटा लेविस कंसेप्ट में क्या है? यहाँ पे एसिड एंड बेसिस, एक्चुअली हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसमें एसिड होता है कि जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, वाला जो बेस होती है वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। यहाँ पे सपोज अगर मैं एसिड्स की बात करूँगा, यहाँ पे BF3 होगा बेटा, या AlCl3 होगा, ठीक है। और बेसिस की बात करेंगे, जैसे अमोनिया है हमारे पास, या हमारे पास है फॉस्फीन, वाटर, अल्कोहल, दीज आर ऑल लेविस बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे जब एसिड और बेस आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, the bond which gets formed between this acid and base we call it as coordinate bond, coordinate covalent bond यहाँ पे बनता है। तो बॉन्ड कौन सा बनता है? coordinate covalent bond। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे BF3 और अमोनिया के बीच में देखूंगा बेटा, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा। इसमें एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, बट शेयर्ड बिटवीन बोथ। तो याद रखना बेटा दिस। नाउ कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करूंगा, यहाँ पे जो वाटर होता है बेटा, ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर।
यहां हम इसको बोलते हैं एम्फोप्रोटिक। वो क्या होता है कि जो वाटर है बेटा, ये बोथ एक्ट करता है एसिड एज वेल एज बेस, दोनों, एसिड एज वेल एज बेस। मगर जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे आपके साथ शेयर करूंगा बेटा। यहां पे जब हम प्योर वाटर की मोलैरिटी देखते हैं, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मोलैरिटी भी बोलते हैं बेटा, यानी कि अगर हम प्योर वाटर की मोलैरिटी देखेंगे बेटा, तो मोलैरिटी यहां पे इसकी होती है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो जब हम यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज 1000 ग्राम्स पर लीटर अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे जब हम इसकी देखते हैं मोलैरिटी, दैट इज 55.5 मोलर, ये होता है बेटा मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ वाटर। अब सुनो बेटा, इसके साथ और एक है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Ionic product of water. As you know, as per Arrhenius concept, water is regarded as a weak electrolyte. That is water, it gets dissociated and forms H positive and OH negative. Suppose अगर मैं 1 लीटर पानी ही लूँ, 1 liter of pure water, how many moles it contains? 55.55, क्योंकि इसकी मोलैरिटी इतनी है बेटा, मोल्स पर लीटर। आउट ऑफ दीज 55.5 मोल्स पर लीटर, ओनली 10⁻⁻7 मोल्स gets dissociated, rest remains undissociated। तो अगर यहाँ पे 55.5 मोल्स में ओनली 10⁻⁻7 मोल्स डिसोसिएट हुए, बाकी अनडिसोसिएटेड रहे बेटा, तो इसका मतलब है कि ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ दिस वाटर गेट इज डिसोसिएटेड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम इसको बोलते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंडीशन क्या ली, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ले रहे हैं बेटा, यानी कि टेम्परेचर जो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब यहाँ पे है, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करूंगा बेटा यहाँ पे, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन H2O। अब देखो बेटा, आउट ऑफ 55.5 मोल्स ओनली 10⁻⁻7 मोल्स गेट डिसोसिएटेड, रेस्ट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। तो ये जो वाटर का बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे ये जो वाटर है इसको हम क्या मान के चलते हैं बेटा? कांस्टेंट मान के चलते हैं बेटा। तो दिस कांस्टेंट इनटू दिस कांस्टेंट, ये रो कांस्टेंट बनाता है बेटा, और इसी को हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट KW, दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। और जब देखा गया H पॉजिटिव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 10⁻⁻7, OH नेगेटिव भी इतना ही होगा 10⁻⁻7, एंड दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻14। सो यहाँ पे वाटर का KW हम क्या लेते हैं बेटा? 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लेते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ध्यान से सुन लेना एक बात, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे। सो वैल्यू ऑफ KW भी बढ़ता जाएगा। सो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट of water, that is KW, increases as degree of dissociation increases। क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता। यही कॉन्सेप्ट मान के जब चले बेटा, यहां पे हम ध्यान से सुन लेना बेटा। अब यहां पे एक स्केल जनरेट की गई जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीएच स्केल। कौन सी स्केल? पीएच स्केल इंट्रोड्यूस की यहाँ पे। और वो पीएच स्केल किसने इंट्रोड्यूस की? सोरेनसन ने बेटा, टू डिटरमाइन इधर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे pH के बारे में क्या बताया उसने? pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और POH किसके बराबर? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर हम सपोज यही प्योर वाटर में लेंगे, प्योर वाटर में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना डिसोसिएट हुआ था? 10⁻⁻⁷। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी आई थी? 10⁻⁷। और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷। सो pH किसके बराबर निकला? दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷, दैट विल बी इक्वल टू 7। और POH किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷, दैट इज ऑल्सो 7, दैट इज ऑल्सो 7। सो इसलिए हम बोलते हैं बेटा वाटर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसका pH भी और POH भी दोनों क्या होते हैं बेटा? 7 के बराबर ही होते हैं बेटा। तो याद रखना, जिसमें pH इक्वल टू POH होगा, यानी कि जैसे अगर हम वाटर की बात करेंगे उसमें 7 है, वो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है बेटा? न्यूट्रल सोल्यूशन। अब अगर pH लेस देन 7 होगा एंड POH ग्रेटर देन 7 होगा, वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा? एसिडिक कहलाएगा। तीसरी बात, अगर pH ग्रेटर देन 7 होगा एंड POH लेस देन 7 होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक इन नेचर। ठीक है ना? तो ये कहानी यहाँ पे, तो pH भी आया और POH भी आया, यहाँ पे दोनों चीज़ आई यहाँ पे। ठीक है ना? pH एज वेल एज POH। तो ये याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा, आपको ये पॉइंट्स याद रखना।